हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स। और जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो से कंटिन्यू करते आ रहे हैं अपने मैराथन सीरीज को, और हम टेकअप कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के पार्ट को, तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए फर्दर कंटिन्यूएशन बनाएंगे अपना चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी का, जहां पर हमने छोड़ा था। तो एक छोटे से ग्लिम्स के लिए मैं आपको बोलूं, तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो ये क्या होगा भाई। आपका चैप्टर 2 में हमने देखा था कि भाई जब ब्रिटिशर्स छोड़ कर गए थे तो 1950 से लेकर 1990 तक जो हमने रिवाइवल की स्टोरी, यानी जो जो वो खराब किए थे उसको ठीक करने की हमने पूरी कोशिश की। ठीक है, तो हम जो ठीक करने की कोशिश किए उसमें हमने देखा, सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया कि भाई हमारे पास प्रॉब्लम क्या क्या है। तो उस वक्त की प्रॉब्लम थी कि भाई क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए और कितना बनाना है। इसी को व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस हमने कहा था। हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए तीन हमारे पास सॉल्यूशन के टाइप थे, यानी इकोनॉमी में इन तीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के वेज हैं या इकोनॉमिक के सिस्टम है। तो हमने तीन सिस्टम में से मिक्स्ड इकोनॉमी को ऑप्ट किया। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होता था जिसमें ये व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस को सॉल्व करने के लिए कौन आगे आएगा, प्राइवेट लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। सोशलिस्टिक में गवर्नमेंट को दी जाएगी, और मिक्स्ड में गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर चलेगा। ठीक है, तो आज भी हमारे जितने भी चीजें बनती है ना, व्हाट टू हाउ टू, ये सब देख रहे हो, मोदी जी भी लगे हुए हैं, हमारे कई सारे सरकारी कंपनीज भी लगी हुई हैं, और साथ में अंबानी अडानी लोग भी लगे हुए हैं अपने अपने में। तो गवर्नमेंट प्राइवेट सब चल रहे हैं। तो हमने वो सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, फिर हमने क्या किया कि 1950 में बैठकर हमने प्लानिंग कमीशन में सेट किया कि हम इसको सॉल्व करने के लिए 5 ईयर्स का प्लान लाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक सरकार कितने साल की होती है, 5 साल की। तो आने वाले वो पंचवर्षीय योजना बताती है कि हमारी सरकार बनी, तो मोदी जी जैसे आजकल आकर बोलते हैं कि मित्रों अगर हम इस बार जीत गए तो आने वाले सालों में हम ये काम आपको करके देंगे, आपको ये बदलाव मिलेगा। तो उसी तरीके से मैं बात बोल रहा हूँ, वहां से ये शुरुआत हुई, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान सेट होना शुरू हुआ। और जब हमने 5 ईयर प्लान बनाया तो हमारा, क्योंकि कुछ चीज खराब हो रखा था, उसको अपने 5 ईयर के मेन ऑब्जेक्टिव, मेन गोल में रखा। जैसे कि उस वक्त सब खराब हो रखा था, तो हमने पहला सोचा कि भैया सही करने के लिए ग्रोथ लाना होगा, यानी जीडीपी बढ़ाना होगा। फिर हमने सोचा कि बहुत ज्यादा भेदभाव हो चुका है, जमींदार लोगों के पास खूब जमीन है, बाकी के पास जमीन ही नहीं है, कुछ एरिया खूब बढ़ गए हैं, कुछ एरिया बिल्कुल नहीं बढ़े हैं, तो ये भेदभाव खत्म करना होगा। मॉडर्नाइजेशन मतलब हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे जी रहे हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी को बढ़ाना होगा। या लोगों की सोशल आउटलुक यानी थिंकिंग या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या उनकी सोच बिल्कुल खुली नहीं है, वो आज भी स्लेव जैसा ही सोच पाते हैं, ज्यादा बोल्डली सोच नहीं पा रहे हैं, ज्यादा ओपनली, ज्यादा उनका दिमाग नहीं चल रहा है। तो उस चीज को भी ठीक करना, उनका मेंटल स्टेटस को अच्छा करना, मेंटालिटी को बढ़ाना, ठीक है, ओपन वाइडर करना। नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस। उस वक्त हम लोग फॉरेन ट्रेड कर करके पूरी तरीके से ब्रिटेन पर रिलाई हो गए थे, तो अब मेक इन इंडिया जैसा काम करना, कि मतलब अब हम लोग बाहर से ना इंपोर्ट करके खुद बनाएंगे, ठीक है, डोमेस्टिकली। तो वो सारी चीज हम लोगों ने अपना मेन ऑब्जेक्टिव रखा अपने 5 ईयर प्लान के अंदर। फिर हमने देखा जैसे जैसे उन्होंने एक एक सेक्टर को बर्बाद किया था, एक एक सेक्टर को हम अब आबाद करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे, अच्छा करेंगे। तो हमने देखा कि जब वो छोड़ कर गए थे तो हमारे एग्रीकल्चर की स्थिति क्या थी। एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, बहुत ज्यादा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बिखर गया था, मतलब बहुत ज्यादा फैला था। रेनफॉल पर हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे, क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी। हम सबसिस्टेंस फार्मिंग तब करते थे, यानी सिर्फ गुजर बसर का चलाते थे अपना, मतलब पेट भरने भर का, बेचने के लिए मार्केट सरप्लस प्रोड्यूस ही नहीं करते थे। हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे। हमारे टेनेंट और जमींदार के बीच आज भी लड़ाइयां चल रही थी, ठीक है, सेमी फ्यूडल सिस्टम क्योंकि बचा था। फिर हमारा स्मॉल लैंड होल्डिंग था, बहुत छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स हुआ करते थे उस टाइम पे, ठीक है, मतलब लोगों को बहुत छोटे छोटे लैंड मिले थे। ठीक है, ओके। तो ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो फीचर था एग्रीकल्चर सेक्टर का, उसको हमने ठीक करने का सोचा। और उसका सॉल्यूशन, हम दो बड़े सॉल्यूशन उठाकर लाए थे। क्या क्या? लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रिवॉल्यूशन। लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रिवॉल्यूशन, लैंड रिफॉर्म इसलिए क्योंकि छोटे छोटे जो लैंड थे जिसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं हो सकता था, या जमींदार के पास बहुत ज्यादा लैंड थे, तो जमींदार से लैंड लेने के लिए, रोक लगाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक तो जमींदारी सिस्टम को एबोलिश किया था।
दूसरा चीज, मैक्सिमम लिमिट लगा दी थी कि एक इंसान के पास इससे ज्यादा लैंड हो नहीं सकती, तो लैंड सीलिंग भी लाया था। इन दोनों के यूज से हमने लैंड को रिफॉर्म किया था, यानी लैंड के बंटवारे में जो दिक्कतें हुई थी वो बंटवारा ठीक किया। बंटवारा मिलने के बाद लोगों के पास जब लैंड आई तो उस लैंड पे भैया अब अनाज भी तो उगाना है, कि खाली लैंड देने से काम होगा, तो उगाने के लिए, उनको सिखाने के लिए, समझाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या किया, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, HYV सीड्स यानी मिरेकल सीड्स को इंट्रोड्यूस किया, इरिगेशन कल्टीवेशन की फैसिलिटीज को इंट्रोड्यूस किया, और हमने ट्रेडिशनल वे को हटाकर मॉडर्न वे से अपना प्रोडक्शन मेथड चालू किया। ठीक है, तो ये सारी चीज हम लोगों ने देख रखी थी लास्ट क्लास में, ये हमारा ग्लिम्स हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास को कंटिन्यू करते हुए। अब हम ये देखेंगे, जब हमने ये सॉल्यूशन लगाया, जिसमें मेन था हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो इसका क्या इंपैक्ट हुआ, इसका क्या फायदा हुआ, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या फायदा मिला हमें। ठीक, तो देखो सबसे मेन, ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा, ध्यान सुनना, ग्रीन रिवॉल्यूशन से प्रोडक्शन तो बढ़ा था, तो सिंस प्रोडक्शन बढ़ा, तो हम लोग पहले सबसिस्टेंस जो फार्मिंग थी ना, हमने यहां ऊपर देखा था ना, जो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे यानी कि बस खाने भर का, वो हट गया, मार्केट सरप्लस अब हम करने लग गए, यानी इतना अनाज आने लग गया कि खाने के बाद भी बचता था बेचने के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट हमने देखा था, ये सबसिस्टेंस फार्मिंग को यहां से हमने हटा दिया, मतलब ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। दूसरा चीज, हम लोग इतना प्रोड्यूस कर रहे थे कि अगर नहीं भी बिक रहा था या हमारे को कंजम्पशन के लिए उतना नहीं चाहिए था, तो हम क्या करते थे, बफर स्टॉक उसका बनाते थे, मतलब प्रोड्यूस कर करके स्टोर करने लायक हो गया था, हमारे पास इतना प्रोडक्शन हुआ था कि हम स्टोर करने के लिए, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी कर रहे थे, और कई सारे स्टोर की फैसिलिटी वगैरह भी डेवलप किए थे, तो इसके वजह से हमारे पास बफर स्टॉक भी बनना चालू हो गया था, इतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो गई थी, हमारी प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इससे कई लोगों के, ग्रीन रिवॉल्यूशन से कई लो इनकम ग्रुप को बहुत फायदा हुआ। लो इनकम ग्रुप मेनली एग्रीकल्चर वगैरह का काम कर रहे थे, तो एग्रीकल्चर में इतना डेवलपमेंट आया, तो अल्टीमेटली इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, जो कम कमा रहे थे अब धीरे धीरे वो बेचकर ज्यादा कमाई कर पाएंगे। तो ये तीन मेजर बेनिफिट थे हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के, इतना बात समझ में आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन से ये मेन फायदा हुआ, और भी बहुत फायदे हुए, ऐसा नहीं है, बट मेन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जानना है वो ये है। ठीक है, अब ये भी देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से ना कुछ नुकसान भी हुआ। ध्यान से सुनना, कुछ नुकसान भी हुआ, एग्जाम में एक दो बार पूछ दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ना। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में नुकसान क्या था, ध्यान से सुनना। एक चीज ना, पेस्ट अटैक हुआ। जो पेस्ट पेस्ट मतलब समझ रहे हो, जो कीड़े वगैरह आते हैं अनाज को खराब करने, वो बढ़ा। जानते हो क्यों बढ़ा? एक चीज बताओ, पहले अनाज उगे नहीं रहा था, तो कीड़े आके क्या खाएंगे, इसलिए आते ही नहीं थे। लेकिन जब अनाज बढ़ा, खेती बढ़ी भैया, तो अब खाने की जगह मिल रही, तब तो आएंगे वो लोग भी। तो पेस्ट का अटैक, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन पे अटैक करने के लिए पेस्ट भी बढ़े। ठीक है, तो कीड़े वगैरह भी बढ़ना चालू हुए, जिसके लिए हम लोग फिर पेस्टिसाइड वगैरह, मतलब कीटनाशक वगैरह लाना शुरू किए थे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और चीज, आप लोगों ने देखा होगा, रीजन वाइज बोल दो या पीपल वाइज, इनकम की इनइक्वालिटी और बढ़ी। इनकम की इनइक्वालिटी क्यों बढ़ी, ऐसे समझो, आप लोगों को पता होगा कि इरिगेशन मतलब एग्रीकल्चर तो कई लोग कर रहे हैं ना, एग्रीकल्चर तो कई लोग कर रहे हैं, लेकिन पंजाब हरियाणा वाले एग्रीकल्चर में एक्सीलेंट लेवल पर हो चुके हैं, वेयर एस और अदर स्टेट को देखोगे तो उनकी एक्सीलेंस अभी बहुत कम हुई है। ठीक है, मतलब ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं। तो ये क्या बोल रहा था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से ना कुछ एरिया जैसे पंजाब हरियाणा वगैरह बहुत डेवलप कर गए अपने वो कल्टीवेशन के मेथड, इरिगेशन के मेथड के साथ, और खूब अनाज किया और खुद खूब कमाई की। लेकिन हर पार्ट में ऐसा नहीं था, जैसे बिहार उड़ीसा वगैरह में इतना नहीं हुआ। तो इसके वजह से ना कुछ स्टेट वाइज भी इनकम इनइक्वालिटी बढ़ी, भेदभाव बढ़ा, इनकम का डिस्क्रिमिनेशन हुआ, डिफरेंस हुआ। और कुछ लोगों में भी, जैसे जमींदार या कुछ लोगों के पास काफी जमीन थी, कुछ के पास बहुत कम जमीन थी, तो ज्यादा जमीन वाले फिर और ज्यादा उससे खेती किए, ग्रीन रिवॉल्यूशन के यूज से और ज्यादा इनकम उनकी हो गई। तो और ये छोटे वाले थे, इनको थोड़ा बड़ा ही बेनिफिट मिला, तो फिर से इनकम की डिफरेंसेस बढ़ गए। तो ये कुछ नुकसान भी था ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर में। तो दो मेजर जो नुकसान थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, यही चीज को आपको लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा सब्सिडी। ठीक है, एक चीज सुनना, ये एग्जाम में ना आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए अलग से मैं नोट के तौर पे इसको लिखवाता हूं, ग्रीन रिवॉल्यूशन से जुड़ा है। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन को मतलब लोगों को खेती में बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ एक
फेवर किया था, एक बेनिफिट दिया था, सब्सिडी। सब्सिडी वर्ड का मतलब होता है टैक्स में छूट, या कह लो एक तरीके से कम दाम हो जाता है तो उनको सस्ते में वही इरिगेशन के, कल्टीवेशन के, जैसे बीज वगैरह हो गए, जैसे मैन्योर वगैरह, खाद वगैरह हो गए, ये सस्ते दामों में मिलते थे। तो सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ राहत मिली, कुछ बेनिफिट मिला। किसको? एग्रीकल्चरिस्ट लोग को, जो लोग कल्टीवेट कर रहे थे, फार्मर्स वगैरह। लेकिन कुछ लोग बोले ये सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने दिया है ना, वो हमें गलत है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं सब्सिडी नहीं देना चाहिए था, इसकी वजह से खराबी हुई, सब्सिडी देना ही नहीं था। और कुछ लोग हैं बोल रहे थे नहीं, सब्सिडी देना ठीक था क्योंकि इससे बहुत फायदा भी हुआ। अब देखो, हमारी इंडिया में पक्ष और विपक्ष के बिना तो पॉलिटिक्स होता नहीं है, और हमारे यहाँ पक्ष विपक्ष है, तो आप कोई भी ऐसा टॉपिक सीधे सीधे नहीं बोल सकते कि अच्छा था या बुरा। कुछ अच्छा था तो कुछ लोग उधर से टोकने आएंगे कि बुरा था, तो विपक्ष वाले ने भी सब्सिडी को लेकर भैया चिल्लाया कि ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए, ठीक है, ये नुकसान था। तो सुनते हैं, समझते हैं कि सब्सिडी फायदेमंद थी या नुकसान, जैसा क्वेश्चन में पूछेगा वैसा बता देना, ठीक है। तो कुछ लोग बोले कि फायदेमंद है, और फायदेमंद का उन्होंने पॉइंट दिया। देखो क्या तर्क दिया, ये समझते हैं। देखो इसमें क्या लॉजिक दिया गया है फायदेमंद होने का। गवर्नमेंट ने, ध्यान से सुनना, ये बोल रहे हैं कि सब्सिडी जो है ना, उसके लिए वो एग्रीकल्चर की सब्सिडी देंगे तो फार्मिंग इंप्रूव होगा। इसका फायदा हुआ लोगों को, जब राहत मिली सस्ते दामों में तो फार्मिंग एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटी बढ़ा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरे बात क्या बोल रहा है, जो वेरी पुअर फार्मर थे ना, जो पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वो अब सब्सिडी के साथ अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। वो अब अफोर्डेबिलिटी उनको बनेगी, मतलब वो भी अब ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। नेक्स्ट बात है, सब्सिडी से इनकम की इनइक्वालिटी हटेगी, ठीक है। सब्सिडी से ये एलिमिनेटिंग सब्सिडी विल इंक्रीज इनइक्वालिटी, मतलब अगर सब्सिडी हम देंगे तो इनकम की इनइक्वालिटी नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं, ये क्या बोल रहा है कि भाई जो गरीब लोग हैं उनको सस्ते दामों में हमने दिया, तो अब वो सस्ते दाम में प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा मार्जिन कमाएंगे, तो ज्यादा इनकम उनके पास भी बचेगी। तो दोनों का, रिच और पुअर का, धीरे धीरे गैप कम होगा। और रिच वाले पे उतना नहीं लगाया, मतलब उनको उतना सब्सिडी नहीं दिया, टैक्स ज्यादा लगा के रखा। तो ये कुछ लोग बोले कि भैया सब्सिडी देना अच्छा बात था। लेकिन कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे, बोले सब्सिडी देना ठीक बात नहीं है। क्यों नहीं है, तो ध्यान से समझना। ये क्या बोले, सब्सिडी ना फेक उस वक्त क्या हो रहा था, जैसे आज भी राशन कोटा वगैरह, इवन जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है वो भी खरीद लेते हैं, वो भी ले जाते हैं, वो भी फेक कार्ड वगैरह, बीपीएल कार्ड वगैरह बनवा लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ऐसे ही क्या हुआ, हमने इसको बनाया था छोटे फार्मर्स के फायदे होने के लिए, ठीक है, उनको बढ़ाने के लिए। बड़े फार्मर्स भी, इंडस्ट्री वाले और बड़े फार्मर भी इसका फायदा उठाने लग गए, तो मिसयूज होने लग गया उस सब्सिडी का, गवर्नमेंट के पैसे का। दूसरा चीज क्या बोल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने ऊपर इसका पूरा खर्चा जिम्मा लिया, तो गवर्नमेंट का जो फिस्कल बर्डन होता है ना, गवर्नमेंट के ऊपर का जो खर्चा होता है, ये बर्डन बढ़ा, एक तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर इसका लोड बढ़ा, ठीक है। तो ये कुछ लोग इस दो रीजन से बोले कि नहीं नहीं, सब्सिडी नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोग बोले सब्सिडी अच्छा है, कुछ लोग बोले बुरा है। इतना बात समझ में आया। एक एक चीज को मैं अच्छे से आपको बता के चल रहा हूं, ठीक है। तो ये यहां पर हम लोगों ने अपना प्राइमरी सेक्टर को बिल्कुल अच्छा करने का तरीका खोज लिया, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर इस तरीके से ठीक हुआ। अब ध्यान से सुनना, अब हम देखेंगे कि हमारा किस तरीके से फॉरेन ट्रेड को इन्होंने इंप्रूव किया, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ सेकेंडरी सेक्टर का ना आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली अलग से नहीं दिया है, बट मैं आपको सेकेंडरी सेक्टर के अंदर में बात बता देता हूं, कभी आ गया कि सेकेंडरी सेक्टर को ठीक करने का क्या तरीका है उन्होंने निकाला, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर को निकालने का क्या तरीका किया, तो इंडस्ट्री जो हैंडीक्राफ्ट बंद हो गए थे, उसको उन्होंने इंप्रूव किया। दूसरी, वो चैप्टर 3 में हम देखेंगे, मत चिंता करो। और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोले, वो चैप्टर 3 के अंदर ज्यादा हुआ, ठीक है। चैप्टर 3 में उसका एक्चुअल आपको वर्जन दिखेगा, लेकिन मैं आपको एक ग्लिम्स के लिए बता देता हूं कि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर को इंप्रूव नहीं किया, उसको भी ठीक किया गया, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर लार्ज स्केल में अच्छा हो पाया 1991, जब हमने एलपीजी लाया, जो कि चैप्टर 3 में हम देखेंगे, ठीक है। तो एक ग्लिम्स बता दिया कि पुराने हैंडीक्राफ्ट को रिवाइव किया, वापस से उनको खोला। फिर हमने क्या किया, नए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह भी इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। तो ये सारा भी हमने किया था, चैप्टर 3 में देखेंगे। अब सुनना,
अब हम ये देखने जा रहे हैं, जैसे हमने बोला था वहां पर फोर्सफुली हमको फॉरेन ट्रेड करवाया जाता था, ठीक है, जबरदस्ती। तो हम अब उसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे। हमने बोला हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे मेक इन इंडिया से। मेक इन इंडिया मतलब वी विल प्रोड्यूस इन इंडिया, वी विल नॉट इंपोर्ट, वी विल सब्स्टिट्यूट द इंपोर्ट बाय मेकिंग इन डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी मेकिंग इन इंडिया। हम खुद बनाएंगे। इतना बात समझ में आया? हम खुद बनाएंगे। तो इसमें बोला क्या कि भाई कुछ लोगों ने बोला कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अच्छा है वापस से, और कुछ लोग बोले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है यानी बुरा है। यानी कि एक लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में बनाना ठीक है और एक लोग बोल रहे हैं इंडिया में बनाना ठीक नहीं है। तो ये भी समझ लेते हैं क्यों ऐसा लोगों ने बोला। देखो, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में कुछ लोगों ने बोला क्या कि अगर हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमारी जो नेशन है वो डेवलप करेगी, वो उसके लिए अच्छा होगा, ग्रो करेगी, ठीक है। तो ग्रोथ लाने के लिए कुछ लोगों ने बोला कि भाई हम खुद बनाएंगे तो ग्रो करेंगे, अच्छा करेंगे, इनकम कमाएंगे, अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज ये क्या बोल रहा है कि हमारा जो ड्रेन ऑफ फॉरेक्स होता था ना, अब वो नहीं जाएगा। मतलब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी फॉरेन करेंसी बचेगी, मतलब हमारा फॉरेक्स का यूज नहीं होगा, हमारी रुपी की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक। फॉरेन करेंसी पे हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। तो लोगों ने बोला कि खुद बनाना इसलिए जरूरी है, अच्छा है, क्योंकि ग्रोथ यानी जीडीपी भी बढ़ेगी, ऊपर से हमारा नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। सीधी सीधी बात, नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। ये सिंपल क्रक्स ऐसे बोल दो, जीडीपी भी बढ़ेगी और नेशनल इनकम भी। और कुछ लोगों ने क्या बोला कि आर्ग्यूमेंट क्या किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है यानी सही नहीं है। क्यों? सबसे पहला चीज ये बोल रहा है कि आप क्या करोगे, ये जो डोमेस्टिकली हम प्रोड्यूस करेंगे ना सामान, वो ज्यादा कॉस्टली होगा, वो महंगा पड़ता है। क्योंकि वो जो डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी तब नहीं थी, 1990 तक की बात हो रही है। तो ये बोले कि कॉस्टली पड़ेगा, तो हमारे कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ेगा, इसलिए नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि भाई हर एक चीज, एवरीथिंग पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। कुछ चीजें तो हम बना लेंगे, लेकिन हर चीज की टेक्नोलॉजी भी नहीं है, रॉ मटेरियल भी नहीं है, तो अल्टीमेटली हमें बाहर से लाना पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने ये बात बोला। अच्छा, एक और चीज ये बोल रहा है कि अगर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को एनकरेज कर रहे हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड प्रोहिबिट सेल ऑफ अदर, इट मे लॉस मनी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो ये इम्पैक्ट ये हो रहा है कि हम अब बाहर से ट्रेड नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर हम दूसरे से नहीं खरीदेंगे तो दूसरा हमसे भी तो नहीं खरीदेगा। तो हम कहीं ना कहीं वर्ल्ड ट्रेड को खराब कर दे रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि हम जो इंटरनेशनल हमारा ट्रेड होता है ना, वर्ल्ड का ट्रेड, बाहर का जो ट्रेड, फॉरेन का ट्रेड, हम उसको कहीं ना कहीं इस चीज से, फॉरेन के ट्रेड को खराब कर देंगे। इतना बात समझ में आया? तो ये सारी फेवर और अगेंस्ट की बातें थी, ठीक है। तो याद रखना, कुछ लोगों ने बोला इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए यानी इंडिया में बनाना चाहिए, क्योंकि इससे जीडीपी भी बढ़ेगी, नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। कुछ लोगों ने बोला कि भैया ट्रेड नहीं होना चाहिए। क्यों? इससे गड़बड़ क्या है कि पहला तो हमारा फॉरेन ट्रेड टूट जाएगा, मतलब फॉरेन से हमारा रिलेशन, थोड़ा टर्म्स बिगड़ सकते हैं। दूसरी चीज बोल रहा है कि हम अपने से बनाएंगे तो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो चीजें महंगी ही मिलेंगी, हमें कॉस्टली पड़ेंगी। और जैसे आज भी हम चाइना इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ता में दे देता है, ठीक है। और थर्ड है कि हम हर एक चीज तो प्रोड्यूस कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने बोला। इतना बात समझ में आया? ठीक है। अब ध्यान से सुनना। तो मैंने बोला फॉरेन ट्रेड में पहला सॉल्यूशन यानी जो गड़बड़ी उन्होंने किया था क्या, कि फॉरेन डिपेंडेंस था। हम जो ब्रिटेन पे डिपेंड हो रहे थे, अब हम ब्रिटेन पर नहीं डिपेंडेंट होंगे। अब हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट यानी इंडिया में खुद बनाएंगे, सेल्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट थ्रू टैरिफ्स एंड कोटा। याद है उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लाया था, जिसमें वो क्या कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो उन्होंने दिमाग क्या लगाया था, हम जब भी इंडिया से रॉ मटेरियल को ब्रिटेन में बेचते थे तो इस पे टैक्स रेट कम लगता था, और ये लोग जो हमारे को फिनिश गुड्स बेचते थे इस पे भी टैक्स रेट कम लगता था। लेकिन अगर इंडिया वाले फिनिश गुड्स अपना बनाकर बेचना चाहे तो इस पे टैक्स रेट हाई लगता था। तो इस तरीके से उन्होंने हमारे को रोका था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के थ्रू, ठीक है, याद है।
डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट वाले में मैंने बताया था कि उन्होंने कैसे हमारे को रोका था। अब हम इसको रिवर्स कर देंगे, अब हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम फिनिश गुड्स जब बेचेंगे ना, ध्यान सुनना, अब हम जस्ट इसका उल्टा करेंगे टैक्स को लेकर। बाकी सेल वैसे ही होगा लेकिन टैक्स बदल जाएगा। देखो, जहां जहां टैक्स को कम था अब ज्यादा कर देंगे, और जहां जहां ज्यादा था वहां कम कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम फिनिश गुड्स बेचेंगे, यानी अब हमने इसका नाम दिया है एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट को हम टैक्स फ्री या बहुत कम टैक्स में कर देंगे। अगर फिनिश गुड्स यानी ये है इंपोर्ट, तो इसके ऊपर हम टैक्स ज्यादा कर देंगे, इसके ऊपर टैक्स कम हो जाएगा अब, और इंपोर्ट के ऊपर टैक्स ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने जस्ट इसका रिवर्स कर दिया। तो ये तो हमने टैक्स के थ्रू किया, टैरिफ बोले तो टैक्स में क्या चेंजेस लाए। तो हमने टैक्स में क्या किया कि अब हम लोग एक्सपोर्ट को टैक्स फ्री ऑलमोस्ट कर देंगे और इंपोर्ट पे हैवी टैक्स लगाएंगे, ताकि लोग बाहर से खरीदे नहीं और यहां से ज्यादातर बेचे, क्योंकि हम टैक्स नहीं ले रहे हैं आपसे बाहर बेचने का, आपको मौका दे रहे हैं बाहर बेचने का। ठीक है, प्रॉफिट कमाने का एक्सपोर्ट के थ्रू। ठीक है, दूसरा चीज कोटा। कोटा वर्ड का मतलब लिमिट, कि गलती से मान लो कुछ चीजें आपने बोली ना कि कुछ चीजें तो बना ही नहीं सकते हम, तो उसको तो इंपोर्ट करना ही होगा। तो इंपोर्ट पे लिमिट, मतलब आप कर लो, इंपोर्ट कर लो, टैक्स के थ्रू नहीं। फिर हम लिमिट डाल दिए, किस चीज की लिमिट, क्वांटिटी लिमिट डाल दिए कि इंपोर्ट करना है ये चीज का तो तुम मैक्सिमम इतना ही कर सकते हो, इससे ज्यादा इंपोर्ट कर भी नहीं सकते। इससे ज्यादा अगर तुम इंपोर्ट करोगे तो भैया तुम्हारे ऊपर ये टैक्स भी ज्यादा लगेगा, और दूसरी बात और सारे चार्जेस भी ठोके जाएंगे। ठीक है, सेस वगैरह एंड ऑल। तो ये सारी चीज से हमने क्या किया, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, वापस से मतलब इंडिया के अंदर बनाने को किया, और बाहर वाले हमारे यहाँ एंट्री ना मार पाए। अगर बाहर वाले हमारे को फिनिश गुड्स बेचेंगे भैया, तो उस पे तो हमने टैक्स ज्यादा कर दिया है ना। ये देखो, उस पे हमने क्या किया, टैक्स को ज्यादा कर दिया है। तो बाहर वाले का जब भी सामान आएगा, तो अगर वो सस्ते में भी बना के बेचेंगे तो मोदी जी इतना टैक्स मार देंगे कि जितना हमारा डोमेस्टिक है उससे ज्यादा महंगा होकर हमारी एंट्री, कंट्री के अंदर एंट्री मारेगा। तब हमारे लोग उसको फेस आराम से कर लेंगे। इतना बात समझ में आया। तो इस तरीके से हमने जो फॉरेन ट्रेड में तबाही उन्होंने मचाई थी उसको बचाया, मतलब वापस से ठीक किया। ठीक, तो ये हो गया हमारा फॉरेन ट्रेड का एक एक फंडा, मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। ठीक है, तो हमने प्राइमरी को, एग्रीकल्चर को जो खराबी थी उसको ठीक किया। हमने सेकेंडरी को अच्छा करने के लिए, अभी मैं देखूंगा चैप्टर 3 में बहुत अच्छा किया था, इसमें भी अच्छा किया था, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, इसलिए सेकेंडरी का यहाँ डिटेल नहीं है। ठीक है, और जो टर्शरी यानी फॉरेन ट्रेड का उल्टा सीधा इन्होंने कर रखा था, खराब कर रखा था, उसको भी हमने इंप्रूव किया जस्ट रिवर्स वगैरह करके। ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना, यहां पर देखो थोड़ा सा ग्लिम्स, जैसा मैंने आपको बताया था ना इंडस्ट्री को लेकर। तो ये बोले कि एग्रीकल्चर को हमने डेवलप जो किया उसका अप्रेजल देखते हैं, ध्यान समझना, क्रिटिकल अप्रेजल किया गया है यहाँ पर कि क्या अच्छा अच्छा था। ठीक है, सुनना। तो हमने बोला कि हमने एग्रीकल्चर में क्या अच्छाई की, लैंड रिफॉर्म लाया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी ये कुछ नहीं, ये टॉपिक कंक्लूजन है चैप्टर का, एक तरीके से समझो। ठीक है, लैंड रिफॉर्म लाएं, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाएं, हम कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट यानी सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, इतना प्रोडक्शन किया ग्रीन रिवॉल्यूशन में। ठीक है, हमने जमींदारी सिस्टम को हटाया, ये अच्छाई की हमने 1950 से 1990, 1950 से 1990 तक में ये इंप्रूवमेंट की, अच्छाई की एग्रीकल्चर में। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्री को अच्छा कैसे किया या कितना किया। तो हमने क्या बोला, हमने इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन था ना, जो प्रोडक्शन था यानी जो जीडीपी था उसको बढ़ाया। दूसरी चीज, हम लोगों ने क्या किया, इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई किया था। डाइवर्सिफाई यानी न्यू न्यू इंडस्ट्री, हमने न्यू तरीके की इंडस्ट्री भी लाई, न्यू इंडस्ट्रीज भी बढ़ाई। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने, मैंने जैसा बताया ना आप लोगों को, ये लेकिन बहुत तेजी से 1991 के बाद बढ़ा है, तो वहां डिटेल देखेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी बढ़ाया। ठीक है, कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कम कैपिटल के साथ भी हम इंडस्ट्री को सेटअप करवाए। ठीक है, हमने क्या किया, अपने डोमेस्टिक ये कंट्री, मतलब वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन के कंपटीशन से बचाया। ठीक है, फॉरेन के कंपटीशन से बचाने का ये तरीका था, हमने उनके ऊपर ज्यादा टैक्स ठोका, कोटा डाल दिया कि उससे ज्यादा ये खरीद ही नहीं पाए कोई। ठीक, तो उनका बिकेगा नहीं। ठीक, फिर हमने एक और चीज बचाने के लिए इंडस्ट्री को लाइसेंसिंग का पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस किया था, लाइसेंसिंग का पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इंडस्ट्री का बहुत अच्छा बेस बनाया। ठीक, और मतलब इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए। ठीक है, या हम लोगों ने बैकवर्ड एरिया को डेवलप किया, इंडस्ट्रीज मतलब बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री को सेटअप वगैरह किया। ठीक है, बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री को सेटअप किया।
ये सब भी हमने किया था। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री का मैं आपको बोला ना चैप्टर 3 में बहुत डिटेल है, तो यहाँ पर हमने उसको बहुत कवरेज से नहीं लिया है। बाकी ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे हुआ नहीं था, ठीक है? एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा बस इस चैप्टर को फिर वाइंड अप करते हैं, सुन लेना लास्ट इसके लिए। चैप्टर 2 में मतलब 1950 से 1990 तक जो हम लोग पॉलिसी लगाते थे, उसको कहते थे ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी एलक्यूपी की पॉलिसी। सर एलक्यूपी क्या है? तो सुनना, एलक्यूपी का मतलब है एल फॉर लाइसेंसिंग, क्यू फॉर कोटा और पी फॉर परमिट। और इसका डिटेल चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में ही आपको मैं समझा दूंगा कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया एलपीजी, जिसने एलक्यूपी को उड़ा दिया, ठीक है, हटा दिया। तो वहां से हमारी स्टोरी चालू होगी, यानी नेक्स्ट क्लास हमारा चैप्टर 3 जो होगा वहां पर मैं ये कराऊंगा। अगर आप लोगों को एक एक कंटेंट को मैं प्रैक्टिकली आप तक कनेक्ट करवा पा रहा हूं, तो प्लीज उस चीज को हमारे को बताना कि आपको कैसा इंटरेस्ट आ रहा है, कैसा लग रहा है, ज्यादा थ्योरेटिकल तो नहीं हो रहा, बोरिंग तो नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? प्लीज आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स फीडबैक्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करके पोस्ट करो, सो दैट हम भी थोड़ा मोटिवेटेड हो जाएं, ठीक है? देखो हम आपसे पैसे के उम्मीद से तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम अपनी पॉपुलैरिटी की उम्मीद से तो आपसे ही जुड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा आपका कंट्रीब्यूशन रहे, थोड़ा सा हमारा एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है? तो आपके डाउट्स होंगे तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में, या मैं हर कई वीडियोस आप देखोगे उसमें नंबर और टाइमिंग बताया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेरीज भेज भी सकते हो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।